एक घर में दो भाई अपने अहले खाना के साथ रहते थे। दोनों भाई बहुत मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक भाई की दो बेटियां और एक बेटा था। दूसरे भाई की दो बेटियां थीं। वो दोनों एक घर को दो हिस्सों में तकसीम करते रह रहे थे। बड़ा भाई मिजाज का, उसूल पसंद और रौब में रखने वाला, वो अपने असूलों को अपनी अना का मसला समझता था। वो अपने कानून कभी नजरअंदाज नहीं करता था, चाहे सामने गलती करने वाले उसके बच्चे ही क्यों ना हो। वो अपनी छोटी बेटी हयात से बहुत मोहब्बत करता था। वो अपने घर में सबसे ज्यादा उसी को चाहता था। उसकी बड़ी बेटी ईमान बहुत सादा और खुश मिजाज थी। सबसे मिलजुल कर रहना, इज्जत करना उसको बहुत पसंद था। लेकिन हयात बहुत बदतमीज, जलन, हसद और बदतमीजी करना उसका काम था। वो हर चीज को आसान समझती थी। दूसरों का मजाक उड़ाना, उनको जलील करना और अफेयर्स रखना, और अफेयर्स का पकड़े जाने पर इल्जाम दूसरों पर लगा देना। और उसका बेटा अरमान मेहनती और इज्जत करने वाला होता है। और दूसरी तरफ छोटे भाई की दोनों बेटियां बहुत काबिल और मोहब्बत, इज्जत देने वाली होती हैं, सारा और सना। सारा और सना मोहब्बत करने वाली, इज्जत देने वाली होती हैं। अरमान और सारा एक दूसरे को पसंद करते हैं। इनका रिश्ता इनके बड़ों ने लगाया हुआ होता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत खुश रहते हैं। वो एक दिन हयात पार्क में बैठी हुई होती है। उसी पार्क में उसका भाई अरमान अपनी मंगेतर सारा के साथ सैर करने आता है। सारा देखती है और कहती है, ये हयात है। इसका भाई इसके करीब जाता है तो देखता है हयात एक लड़के के साथ बैठी हुई है। अरमान को देखते ही उसका रंग जर्द पड़ जाता है और वो लड़का वहां से भाग जाता है और हयात और वो लोग घर आ जाते हैं। हयात अपने वालिद से कहती है, ये सब सारा ने किया है। वो वहां अपनी यूनिवर्सिटी के काम से सारा को बता कर गई थी। ये सब सारा ने करवाया है ताकि मैं आपकी नजरों में गिर जाऊं। हयात ये इल्जाम उस पर लगा देती है और इसी तरह ये बात रफा दफा हो जाती है। लेकिन अरमान समझ जाता है और अपने वालिद के आगे मजबूर होकर खामोश हो जाता है। सब घर वाले अरमान और सारा की शादी की तारीख पक्की करते हैं। इनके घर वाले शादी की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। सारा के अब्बू अम्मी शॉपिंग के लिए जाते हैं और वापसी में उनके साथ हादसा हो जाता है और वो हादसे में इंतकाल कर जाते हैं। सना और सारा से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि सना तो अभी ज्यादा समझदार भी नहीं होती। वो इस गम को बहुत मुश्किल से भुला सकती है। ये दोनों अपने बड़े बाबा के घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वो वक्त के साथ समझौता करके रहती है। अब सारा और अरमान की शादी में एक दिन रह जाता है। माइयों के बाद इस घर के अफराद निकाह की तैयारी जाते हैं। हयात की अम्मी और अबू सामान लेने बाजार जाते हैं। अरमान अपने काम से बाहर होता है। इस मौके को हयात हाथ से नहीं जाने देती। वो देखती है ईमान और सारा किचन में है और सना स्कूल की गई हुई है और हयात इस लड़के को अपने घर बुला लेती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। इसकी बड़ी बहन ईमान किसी काम से ऊपर आती है और देखती है हयात के कमरे से आवाज आ रही है और वो लड़के की है। तो वो दरवाजा खोलती है और इस लड़के को हयात के साथ देखकर कमरे में हैरान रह जाती है। वो खूब चिल्लाती है और शोर मचाती है और कहती है इसके बारे में सबको बताएगी। हयात समझाने की कोशिश करती है मगर जल्दबाजी में उसके सर पर गुलदस्ता मार देती है। वो मर जाती है। आवाजें सुनकर सारा ऊपर आती है, देखती है ईमान मर चुकी है। वो हयात से कहती है ये तुमने किया है। वो इससे पूछ रही होती है। इतने में सब घर वाले घर में दाखिल हो जाते हैं और हयात जोर जोर से रोने लगती है और कहती है सारा ने मेरी बहन का कत्ल कर दिया। आवाजें सुनकर घर वाले जब ऊपर आते हैं, हयात कहती है ईमान आप ही का कत्ल कर दिया सारा ने। अपने वालिद के गले लग जाती है और कहती है सारा ने ईमान का कत्ल कर दिया। ये सारी चाल वो इतनी चालाकी से चलती है, कोई उस पर शक नहीं करता। वो कहती है सारा ने सबके जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया था और मेरे कमरे में ले गई और ईमान आप ही ने देख लिया तो इसने इनके सर पर वार किया और ये सब हो गया। मुझे इनकी आवाजें आ रही थी। वो सारा को कह रही है तुम बहुत खराब लड़की हो, मैं अरमान अब्बू को बताऊंगी। तो ये सब आवाजें सुनकर जब मैं ऊपर आई तो ईमान आप ही मर चुकी थी। सब सारा को कसूरवार समझने लगते हैं। वो कहती हैं ईमान आप ही ने उसे दी थी तो इसने इनको मार दिया, मुझे भी मार देती। वो तो शुक्र है आप लोग आ गए। इसके वालिद सारा से
बात किए बगैर पुलिस को फोन कर देते हैं। इतने में अरमान भी वहां आ जाता है और सब कुछ देख हयात की बात पर यकीन कर लेता है और सारा को पुलिस के हवाले कर देता है। सारा सबसे कहती है मैंने ये काम नहीं किया, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता, कोई उसका यकीन नहीं करता। लेकिन इसकी बहन सना वो कहती है मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती, आप मेरी बात माने, मगर उसकी कोई नहीं सुनता। सारा को अदालत में पेश किया जाता है। चूंकि उसका कोई अजीज नहीं होता तो उसे उम्र कैद की सजा होती है। वो जेल चली जाती है। जेल जाने से पहले वो अपने माँ बाप को याद कर कर बहुत रोती है। लेकिन उसकी बहन उसे कहती है मैं आपको वहां नहीं रहने दूंगी। मैं जानती हूँ आप बेकसूर हो, ये सब उस हयात का किया है। मैं आपको कुछ दिनों बाद वहां से निकाल लूंगी, मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगी। सारा जेल चली जाती है। वहां रहने में बहुत ही मुश्किल होती है। एक बेखता लड़की को कैद में रहना बहुत मुश्किल होता है। वहां उसे बहुत से कैदियों के साथ रहना होता है। वो उसे बहुत तंग करती हैं। वहां उसे एक लड़की मिलती है जिसकी कहानी भी बहुत दर्दनाक होती है। वो दोनों दोस्त बन जाती हैं। उस वक्त उसकी बहन सना कम उम्र और कमज़ोर होती है। वो उससे मिलने आती रहती है, मगर वो हजार कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं कर पाती। मगर उसे हौसला देती है, वो उसे यहाँ से निकलवाएगी। उसके घर वाले उसे मिलने से मना करते हैं, मगर वो कहती है वो ज़रूर जाएगी और अपनी बहन को इंसाफ दिलवाएगी। लेकिन उसके घर वाले सब सना के दुश्मन बन जाते हैं और उसे कहते हैं अगर तुम्हें इस दिन अपने साथ ना रखा होता तो आज हमारी ईमान हमारे साथ होती, तुम लोग अपने माँ बाप के साथ मर गई होती तो ये सब कुछ नहीं होता। हयात की माँ भी बिल्कुल हयात जैसी होती है और वो उस कॉलेज में और वो उस लालच में होती है। इन दिनों लड़कियों की प्रॉपर्टी किस तरह इसको और उसके बच्चों को मिल जाए। अब सारा को जेल में 6 माह गुजर जाते हैं और वो 6 महीनों में बहुत बेखौफ और चालाक हो जाती है। उसे अब किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किसी चीज से कोई डर नहीं लगता, कोई खौफ नहीं होता। खवातीन की जेल की औरतों को हुनर सिखाने के लिए बहुत से वालों को बुलवाया जाता है ताकि कुछ फंड दे जिनसे खवातीन की मदद की जाए। बहुत से इदारे वाले आए, लेकिन एक दिन एक फलाई इदारे से बहुत सी खवातीन हुनर सिखाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं वो इमदाद करने आती हैं। इस फलाई इदारे की औरतों में इनकी सरबराह रेहाना होती है। वो उस जेल में सारा को देखकर हैरान रह जाती है। इसको यकीन नहीं होता कि ये वही सारा है। रेहाना सारा और सना के वालिद की बहुत पुरानी दोस्त होती है। इनके वालिद रेहाना की बहुत मदद करते थे। जब उसे उस शहर में कोई नहीं जानता था, वो सोचती है इतने अच्छे बाप की बेटी यहाँ नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो उस एक बार तस्दीक करने का सोचती है। वो वापस उस जेल जाती है और मालूमात इकट्ठा करना शुरू कर देती है और उस लड़की के बारे में मुकम्मल मालूमात जानने के लिए उसके घर जाती है। आखिरकार वो उसके घर में जानने के लिए चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात सना से होती है। वो सना से कहती है उसके वालिद की दोस्त है, मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को जेल में देखा है, वो तुम्हारी बहन है, वो वहाँ पर किस सज़ा काट रही है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बहन की मदद करना चाहती हूँ। इतने में हयात वहाँ आ जाती है तो वो खामोश हो जाती है और कहती है ये मेरे कॉलेज की टीचर हैं, यहाँ पास में आई थी तो मैंने इन्हें यहाँ बुला लिया। तो हयात कहती है ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, जिसे चाहो बुलाओ। वहाँ से चली जाती है तो सना उससे बोलती है अपने घर का पता बता दें, मैं आपको वहाँ आकर सारी बात बताऊंगी कि कैसे मेरी बेकसूर बहन को इन जालिमों ने जेल पहुँचा दिया। और सना कॉलेज के बहाने से खातून से मिलने जाती है, अपनी तमाम पुरानी कहानी बताती है, इसकी बहन के इसके वालिद की जायदाद की भी बताती है। और वक्त पर वकील ना होने की सूरत में अदालत ने इल्ज़ाम की बिना पर उम्र कैद की सज़ा दे दी।
میں نے آپ کو سارا ماجرا سنا دیا۔ وہ خاتون ثنا کو حوصلہ دیتی ہے اور اس بات پر یقین دلاتی ہے، اور وہ اس کو ہر صورت انصاف دلوائے گی، اس بات کا یقین بھی دلاتی ہے۔ وہ اس کو ہر صورت انصاف کے ساتھ نئی زندگی دے گی۔ اس کی جگہ وہ نہیں بلکہ اس حیات کی جگہ جیل ہے۔ دونوں جلد اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گی۔ اب تم ایک ضروری کام کرو، اپنے والد کی تمام جائیداد اور گھر کے ڈاکومنٹس اپنے ساتھ رکھو، کسی طرح بھی خاموشی سے اپنے ساتھ میرے پاس لے آؤ، اور میں تم دونوں کو انصاف کے ساتھ ساتھ تمہارا حق بھی دلواؤں گی۔ یہ ساری پراپرٹی صرف تم دونوں بہنوں کی ہے، اس پر تمہارا حق ہے۔ ثنا اور ریحانہ کے ساتھ سارا سے ملنے اور اسے بتانے اس کی خالہ کی بیٹی سے کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ارمان شادی سے انکار کر دیتا ہے، لیکن اس کی امی زبردستی اس کی شادی کروا رہی ہوتی ہیں۔ سارا اسے نفرت کرنے لگتی ہے۔ وہاں سارا کا وکیل سارا سے کیس کے حوالے سے ملاقات کرنے آتا ہے۔ وہ سارا کو پسند کرنے لگتا ہے کیونکہ سارا بہت صاف دل کی اور خوبصورت ہوتی ہے، لیکن وہ ابھی اس سے اظہار نہیں کرتا۔ سارا کو جب پتہ چلتا ہے ارمان کی شادی کا، وہ اس سے اور نفرت کرنے لگتی ہے۔ خیر، ارمان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے گھر والے حیات کی شادی کا سوچتے ہیں۔ حیات اسی لڑکے سے شادی کی خواہش کرتی ہے۔ وہ اس لڑکے کو کہتی ہے والوں کو لے کر آ جاؤ۔ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر آ جاتا ہے، لیکن اس گھر والے حیات کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے کیونکہ حیات بہت ہی چالاک لڑکی ہوتی ہے۔ ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ وہاں سارا کی رہائی کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت چاہیے ہوتا ہے، اور سچ صرف ہے۔ سارا کا وکیل اسے ڈنر پر لے جانے کے لیے اظہار کرتا ہے، اور ریحانہ کے اظہار پر سارا اس کے ساتھ چلے جاتی ہے۔ وہاں ارمان اپنی بیوی کے ساتھ آیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے کہتا ہے تم یہاں کیسے؟ تم تو جیل میں تھی، اور یہ لڑکا کون ہے؟ کہیں یہ وہی تو نہیں جس نے میری بہن کا قتل کیا ہے؟ تم نے وہ اسے جواب دیتی ہے ہاں یہ وہی ہے، جو کر سکتے ہو کر لو، اب دیکھتی ہوں تم اور تمہارے گناہگار گھر والے اب کیا کریں گے۔ اور وہاں سے وہ ارمان سیدھا چلتا ہے تو وہ ارمان سے کہتا ہے آخر یہ کیسے ہوا اور اس کی ہیلپ کس نے کی؟ وہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ حیات کہتی ہے اس ثنا سے پوچھو، اس کو سب پتا ہے۔ جب ثنا سے سب گھر والے پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے ہاں مجھے سب پتا ہے، میں نے کہا تھا میں اپنی بہن کو انصاف دلواؤں گی۔ تو یہ سن کر اس کے بڑے پاپا اسے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے یہ گھر میرے باپ کا ہے۔ اس کے بڑے پاپا کہتے ہیں تمہارے باپ کا کوئی گھر نہیں ہے۔ وہ سیدھا ریحانہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ ریحانہ اس سے کہتی ہے تم دونوں فکر مت کرو، تمہیں تمہارا گھر اور انصاف دونوں ملیں گے۔ حیات کے گھر والے اب ایک وکیل کے پاس جاتے ہیں اور سارا کو واپس بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سارا کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ وکیل سارا سے پوچھتا ہے اس رات کیا ہوا تھا؟ سارا پھر سے بتاتی ہے وہ اور ایمان آپی کچن میں تھی۔ وہ کسی کام سے حیات کے روم کی طرف گئی تھی۔ ان دونوں کی آوازیں آنے لگی۔ جب میں نے جا کر اوپر دیکھا تو ایمان آپی مر چکی تھی اور حیات کا چہرہ زرد تھا۔ پھر اس نے حیات کو بلایا اور پوچھا تم بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا؟ حیات کہتی ہے سارا جھوٹ بول رہی ہے، سارا نے میرے کمرے میں اپنے بوائے فرینڈ کو بلایا ہوا تھا، ایمان آپی نے دیکھ لیا تو اس نے ان کو مار دیا۔ وکیل پوچھتا ہے حیات سے تم اس وقت کہاں تھی؟ حیات کہتی ہے میں اس وقت کچن میں تھی۔ وکیل کہتا ہے تمہارے گھر والوں کے بقول تم تو کبھی کچن کے کام میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی، تو تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ حیات کہتی ہے میں وہاں کھانا کھا رہی تھی۔ حیات بہت چالاکی سے اپنا بیان دیتی ہے۔ اسی طرح پیشی بر پیشی ہوتی رہتی ہے۔ وقت گزر جاتا رہتا ہے۔ اس کیس کو سال ہو جاتا ہے مگر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حیات کی ایک بیٹی ہوتی ہے جو حیات کے شوہر کو بہت عزیز ہوتی ہے۔ ایک دن وہ لوگ شاپنگ کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور سر پر چوٹ لگ جاتی ہے اس کی بیٹی کے، جس کی وجہ سے اس کی دماغی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن حیات اتنی بے حس ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میں نہیں پال سکتی اس ذلت اور عذاب کو، ہم اس کے چکر میں اپنی زندگی خراب کیوں کریں؟ اس کا شوہر یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ کچھ وقت بعد حیات اس کی بیٹی کو بالکل چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے شوہر کو احساس ہوتا ہے یہ سب اسی کی سزا ہے۔ وہ عدالت میں ساری سچائی بتا دیتا ہے اور حیات کو جیل ہو جاتی ہے۔ اس کا باپ
सारा और सना से रो रो कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी को माफ कर दो। लेकिन ना सारा मानती है ना सना। वो दोनों हयात को जेल करवा देती हैं और रेहाना ना हयात के केस का मुकम्मल इख्तिताम करती है बल्कि प्रॉपर्टी भी इन दोनों के नाम करवा देती है। सारा और वकील की शादी हो जाती है। वो लोग हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं और अरमान भी सारा से माफ़ी मांगता है और सारा उसे माफ़ कर देती है।